स्वागत है दोस्तों आपका डार्क एंड ब्लैक के एपिसोड 1 में। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं लुई नाम का एक बंदा पुलिस से बचकर भाग रहा होता है और हमें बताया जाता है कि इसके पास सुपरनैचुरल पावर हैं जिनकी मदद से ये उड़कर एक बिल्डिंग के पीछे जाकर बैठ जाता है। लुई वहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है, तभी उसको चारों तरफ से एक आवाज आने लगती है जिसकी वजह से उसको लगने लगता है कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई बंदा है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर है। इसीलिए लुई को लग रहा होता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक बंदा आता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसका नाम ब्लैक रिपर होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। ब्लैक रिपर आते ही लुई को मारने लगता है और उससे कुछ चीज के बारे में जानकारी निकलवाना चाहता है, लेकिन लुई बोलता है जो चीज की तुम जानकारी मुझसे चाहते हो वो एक लड़की के पास है। जहाँ पे ब्लैक रिपर बोलता है वो लड़की कहाँ पे है, पर लुई को भी उस लड़की के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। ब्लैक रिपर के बंदे उससे कांटेक्ट में रहते हैं। ब्लैक रिपर के बंदे बोलते हैं कि वहाँ पे पुलिस आने वाली है, तुम जल्दी से अपना काम कर वहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ब्लैक रिपर एक और बार लुई से पूछता है, लेकिन लुई को सच में कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद ब्लैक रिपर डिसाइड करता है कि मैं लुई को यहीं पे मार डालूंगा। जिसके बाद लुई बोलता है अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार डाला तो लड़की तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं देगी। पर ब्लैक रिपर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक रिपर के बंदे भी उससे बोलते हैं कि तुम उसको मत मारो, वो हमारे काम में आएगा, लेकिन ब्लैक रिपर किसी की भी बात ना मानते हुए लुई को वहीं पे टपका देता है। जिसके बाद हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखा जाता है जिसका नाम गिरिहारा होता है। वो हमको नैरेट कर रही होती है कि 10 साल पहले इस दुनिया में गेट्स खुलने चालू हो गए थे जिसके वजह से इंसानों की ताकत अव्यक्त हो गई थी। आपको इसकी कहानी थोड़ी थोड़ी सोलो लेवलिंग जैसी लग रही होगी, लेकिन ये एनिमी 2007 में बनी थी, यानी कि ये सोलो लेवलिंग से काफी ज्यादा पहले बनी थी, तो हम ये नहीं बोल सकते ये सोलो लेवलिंग की कॉपी है। जिसके बाद हमें बताया जाता है जिनको पावर्स मिली थी उनको 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया था, जिसमें नंबर 1 में आते हैं इंस्पेक्टर, नंबर 2 में आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, नंबर 3 में आते हैं कॉल्टून। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किनको इंस्पेक्टर बोलते हैं और किनको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनके लिए ये एक सीक्रेट होता है। उनको कुछ भी पता नहीं होता है कि किसी इंसानों के पास भी पावर होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि दुनिया में गेट्स खुलने चालू हो चुके हैं, और अगर उनको किसी तरीके से पता भी चल जाता है कि किसी इंसान के पास पावर्स हैं तो उनकी मेमोरी एमी मशीन के द्वारा मिटा दी जाती है। और जो गेट्स होते हैं इस कंट्री के अलावा भी दूसरी कंट्रीज में खुले होते हैं, जैसे कि जापान, कोरिया और अदर्स कंट्री। और जिन भी कंट्री में ये गेट खुले होते हैं वहाँ का आसमान और वहाँ के स्टार्स नकली होते हैं, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर धरती में मरते जा रहे हैं वैसे ही वैसे वहाँ पे स्टार्स भी कम होते जाते हैं। यही बात गिरिहारा को पता चल जाती है कि एक स्टार कम हो चुका है क्योंकि लुई मर चुका था। जिसके बाद गिरिहारा अपने सुपीरियर्स के साथ बैठी होती है और इन लोगों को भी पता चल जाता है कि लुई मर चुका है। जहाँ पे एक बंदा बोलता है लुई एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसके पास पावर थी ग्रेविटेशन से रिलेटेड, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको मारा है उसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने ब्लैक रिपर का नाम B2K रख दिया होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी जानकारी नहीं होती है ब्लैक रिपर के बारे में। और कुछ लोग उसको रिपर भी बोलते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर होके भी एक कॉन्ट्रैक्टर को मार देता है। जिसके बाद गिरिहारा के सीनियर बोलते हैं एक लड़की है जिसका नाम चाही है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन चोरी कर ली है नेशनल इंस्टीट्यूट से, और इसी के पीछे ब्लैक रिपर पड़ा हुआ है, इसीलिए उसने ल्यूई को भी मार दिया है और हम इस लड़की को ढूंढना होगा उस इंफॉर्मेशन के साथ। जिसके बाद गिरिहारा के सीनियर ये केस गिरिहारा के ऊपर सौंप देते हैं। जिसके बाद गिरिहारा अपनी कार में बैठ के जा रही होती है और वो बोलती है ये केस पहला है जो हम B2K के ऊपर कर रहे हैं, और B2K बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे लड़ना कुछ आम बात नहीं होगी। इसके बाद हमें ब्लैक रिपर को दिखाया जाता है जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी होती है और वो एक रूम की तलाश में जा रहा होता है, जिसके लिए वो एक लैंडलेडी के पास जाता है और उससे रूम मांगता है रेंट के लिए। जिसके बाद वो लैंडलेडी बोलती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कि मेरा नाम ली सेंग सुंग है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाइना से आया हूँ और हम इसको आगे से ब्लैक रिपर ही बुलाएंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद लैंडलेडी उसको अपना रूम दिखाने के लिए ले जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है जिस लड़की के पीछे सब लोग पड़े हैं वो यहीं पे रहती है ब्लैक रिपर के बगल के रूम में ही। जिसके बाद लैंडलेडी इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है और दोनों ही एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। जिसके बाद चाही वहाँ से चली जाती है और ब्लैक रिपर भी अपने कमरे में चला जाता है, और हमें नहीं बताया जाता कि ये एक कोइंसिडेंस है कि ब्लैक रिपर का
कोई प्लान है। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद ब्लैक रिपर अपने कमरे के हर एक दरवाजे खोल रहा होता है और दूसरी तरफ ब्लैक रिपर के बंदे कहीं पे बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि ब्लैक रिपर ने टारगेट को ढूंढ लिया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पे चाही बैठी होती है और यहाँ पे गिरिहारा के दोस्त भी होते हैं। उनको पता चल जाता है कि चाही यहीं पे है, इसीलिए वो एक दूसरे से बात कर कर यहाँ पे चाही को ढूंढ रहे होते हैं और उनको चाही मिल भी जाती है। जैसे ही वो लोग चाही को पकड़ने के लिए जाते हैं, यहाँ के लोग उनको रोक देते हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, लेकिन अब तक चाही वहाँ से भाग गई थी। और चाही भागते भागते एक पार्क में पहुंच जाती है। वहाँ पे ब्लैक रिपर भी होता है। वो चाही को छुपा देता है और पुलिस जाने के बाद वो चाही से पूछता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों पड़ी थी। वो उसका जवाब नहीं देती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्या तुम मुझे जानते हो। जहाँ पे ब्लैक रिपर बोलता है कि हम सुबह ही तो मिले थे, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। जिसके बाद वो ब्लैक रिपर को थैंक यू बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते एक गली में छुपने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसके पास एक बंदा आता है जो उससे बोलता है कि हमें स्टफ की जगह को चेंज करना होगा, मुझे लुई नहीं भेजा है, वो कहीं छुप गया है क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही है। चाही बोलती है लुई ने मुझसे कहा था अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी इस मटेरियल के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जब भी वो लड़का उसको मारने लगता है, पर उसी टाइम पे ली सैंग पीछे से आ जाता है और चाही को बचा लेता है और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी चाही उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा मुसीबत में हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। और उसी टाइम पे जोई नाम का बंदा उस दीवार से आ जाता है और ली सैंग को पुल से नीचे गिरा देता है। सबको लगता है कि ली सैंग मर चुका है और उसी टाइम पे चाही को पता चल जाता है कि इसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है, यानी ये भी कॉन्ट्रैक्टर है। तभी जोई एकदम से ही चाही के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बेहोश कर देता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़की रिवर के पास बैठी होती है और यही वही बंदी होती है जो कि ब्लैक रिपर की मदद कर रही होती है लुई को पकड़ने के लिए। उसको फोन करके बोल रही होती है कि पुलिस वहां पे आने वाली है। इसके बाद हमें चाही को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बेहोश होकर पड़ी होती है और वहीं पे जोई होता है जो अपने बंदों के साथ कुछ बात कर रहा होता है। तभी चाही जग जाती है और जोई भी समझ जाता है कि वो जग गई है और बोलता है वो लुई भी एक कॉन्ट्रैक्टर था और हम भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और तुम्हारे पास जो मटेरियल जल्दी से हमें दिखा दो। पर चाही उसको मटेरियल ना दिखाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वहां का दरवाजा बंद होता है जिस वजह से वो भाग नहीं पाती। और तभी जोई चाही को बताता है कि लुई मर चुका है, उसको किसी ने मार दिया है। इसी टाइम पे जोई का एक दोस्त होता है जो कि एक नल को नोटिस करता है जिसमें से कंटिन्यू पानी टपक रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारे ऊपर नजर रख रहा है। और इसी टाइम पे सारे दरवाजे एकदम से खुल जाते हैं और चाही वहां से भाग जाती है और ये लोग भी चाही को पकड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। और चाही जैसे ही देखती है बाहर जाके तो उसको ली सैंग दिखता है और ली सैंग को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको गले लगा लेती है क्योंकि ली सैंग ने उसकी 2 बार मदद की होती है और उसको लग रहा होता है कि वो पिछले इंसिडेंट में मर चुका था। तभी ली सैंग एकदम से ही चाही को अपने गोद में उठा लेता है और उसको घर पे लेके जा रहा होता है। चाही बोल रही होती है ये दुनिया नकली है, यहाँ के आसमान भी नकली है, स्टार भी नकली है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के पास हो चुका है, ये दुनिया ही कॉन्ट्रैक्टर की है। और चाही बोलती है जितने स्टार्स हमारे आसमान में प्रेजेंट हैं उतने ही कॉन्ट्रैक्टर हमारी जिंदगी में प्रेजेंट हैं। जब जब जितने जितने कॉन्ट्रैक्टर मरते जाएंगे उतने ही स्टार भी खत्म होते जाएंगे। और बातों ही बातों में चाही बोलती है कि मैं एक एनसीआर में काम करती थी जहाँ पे हम गेट्स के ऊपर रिसर्च करते थे जो कि आज से 10 साल पहले खुलने चालू हुए थे और मुझे वहीं पे पता चल गया था कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं। आमतौर पर जो आम आदमी रहते हैं उनको इनके बारे में नहीं पता होता है, अगर उनको पता भी चल जाता है तो उनकी इमेजेस में से सारी मेमोरी मिटा दी जाती है। पर मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं उस कंपनी में काम करती थी। और मुझे कॉन्ट्रैक्टर तभी से एक भी पसंद नहीं है क्योंकि जितने कॉन्ट्रैक्टर होते थे उनने मेरे माँ बाप को मार दिया था, जिस कारणवश मैं उनसे नफरत करती हूँ। बात करते करते इनका घर भी आ जाता है, दोनों ही अपने कमरे में जाने लगते हैं। जैसे ही चाही अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे पूरा तहस महस करके कोई चला गया है, जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी ली सैंग बोलता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे बगल के रूम में ही हूँ। तभी चाही उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। बाद में ये दोनों जाकर
ली सैंग के रूम में सो जाते हैं, जहाँ पे ली सैंग और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ली सैंग बोलता है कि तुम्हारा आगे का प्लान अब क्या है, जहाँ पे चाही बोलती है आगे का प्लान तो लुई को ही पता था, अब वो नहीं रहा तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगी। जहाँ पे ली सैंग बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है तो चलो हम दोनों मिलकर भाग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि उनने मेरा चेहरा देख लिया है, इसीलिए वो मेरे पीछे भी पड़े रहेंगे और इसलिए अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ आकर भाग सकती हो। उस टाइम पे उन दोनों को किसी की आवाज़ आने लगती है, जिसके वजह से चाही काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके गले लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं गिरिहारा के ऑफिसर्स चाही को ढूंढने के लिए उसके फ्लैट में आए होते हैं। वो उसके कमरे में देखते हैं तो वहाँ पे चाही नहीं होती, क्योंकि वो तो ली सैंग के साथ होती है। जिसके बाद वो ऑफिसर्स खिड़की के पास आते हैं, जहाँ पे उनको एक कैट दिखती है और ये कैट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं चाही और ली सैंग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे ली सैंग बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम नकली पासपोर्ट बना के यहाँ से भाग सकते हैं। जहाँ पे चाही बोलती है तुम तो एक स्टूडेंट हो यार, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। जहाँ पे ली सैंग बोलता है वो सब तुम जाने दो, पर हमें उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा जितना कि मेरे पास नहीं है, और चाही के पास भी इतना सारे पैसे नहीं होते हैं। जिसके बाद चाही बोलती है क्या तुम्हें एक बात पता है कि वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और चाही बोलती है अगर हम इस इंफॉर्मेशन को कहीं पे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिन पैसों की मदद से हम अपना पासपोर्ट बनवा के यहाँ से भाग सकते हैं। जिस बात पे ली सैंग भी एग्री करता है और ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस मटेरियल को बेच देंगे। इसके बाद चाही को वॉशरूम लगने लगती है, इसके लिए वो ली सैंग से बोलती है तुम खाना खाओ मैं वॉशरूम करके आती हूँ। जिसके बाद वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है और ली सैंग के पीछे उसका बंदा बैठा होता है जो बोलता है जितना जल्दी हो सके इससे इंफॉर्मेशन निकालो और इसको मार डालो। जिसपे ली सैंग बोलता है कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ली सैंग नोटिस करता है कि यहाँ पे चोई आ चुका है अपने बंदों के साथ। जिसके बाद वो सीधे चाही के पास जाता है जो कि वॉशरूम से बाहर आ चुकी होती है। जिसके बाद ये लोग किचन में भाग के छुप जाते हैं, पर वहाँ पे चोई इनको देख लेता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ली सैंग को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, पर ये लोग भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ब्लैक रिपर के साथ ही दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो एक लड़का होता है एक लड़की होती है और इनके अलावा भी तीसरा बंदा होता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। और ये लोग बात कर रहे होते हैं, एक बंदा बोलता है हमें ली सैंग को छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है वो हमें धोखा देगा, हमें उसको मार देना चाहिए। जहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, वो बोलता है हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, वो हर एक काम अपने हिसाब से करता है, वो इस काम को भी अच्छे तरीके से कर लेगा। जिसके बाद जो इनके पास लड़की होती है उसके पास पावर होती है कि वो पानी के अंदर एकदम ऐसे देख सकती है जैसे कि कहीं पे कैमरा लगा, वो किसी को भी देख सकती है अपनी एबिलिटी की वजह से। बस एक कंडीशन है इसकी एबिलिटी की कि उस बंदे के पास पानी प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे वो ली सैंग को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर ली सैंग के पास पानी नहीं होने के वजह से वो ली सैंग को नहीं देख पाती है। और सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं ली सैंग और चाही एक जगह पे बैठे होते हैं और चाही रो रही होती है, बोलती है मेरे वजह से तुम भी दिक्कत में आ गए हो, और वो ली सैंग के गोद में लेट जाती है और ली सैंग को बोलती है जब मैं छोटी थी एक छोटी बच्ची थी जिसके पास पावर्स थी, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर थी, उसने मेरे माँ बाप को मार दिया था, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी थी और इसीलिए मैंने एनसीआर में अपना काम करना चालू कर दिया था और वहाँ से एक इंफॉर्मेशन चोरी कर ली थी, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्टर को ख़त्म करना था और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैंने वो चीज़ ना की होती तो आज को मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती और मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। जिस पे ली सैंग बोलता है तुम अभी भी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो, तुम एमी मशीन के द्वारा अपनी पूरी मेमोरी मिटा दो, जिसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम मुझे दे देना, जिससे तुम अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। जिसके बाद चाही ऐसा ही करती है, वो उसको एक की देती है और बोलती है ये लो इस इंफॉर्मेशन को अब तुम संभालना और मैं अपनी मेमोरी को मिटा के अपनी अच्छी लाइफ फिर से जीऊंगी। जिसके बाद वो लोग एक लॉकर के पास जाते हैं जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन ली सैंग अपने पास ले लेता है। जिसके बाद ये लोग को पता चलता है कि यहाँ पे चोई भी आ चुका है। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर भागने लगते हैं और ली सैंग बोलता है अब तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी होगी, तो एमी मशीन के द्वारा अपनी
मेमोरी मिटा दें, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते से भागने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गिरी हारा को, जिसको पता चलता है कि चाही मारी जा चुकी है। और हम एक डेड बॉडी को भी देखते हैं जो कि पीछे से चाही के जैसी लग रही होती है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि दूसरी तरफ चाही जिंदा होती है। और गिरी हारा को एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि ब्लैक रिपर फिर से एक्टिव दिखा है, जहाँ पे हम देखते हैं ली सेंग एक नोटबुक को चेक कर रहा होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जिसके बाद हम चाही को देखते हैं जो कि ली सेंग के सामने ही खड़ी होती है, और हमें पता चलता है कि ये चाही नहीं है, चाही तो बहुत पहले ही मर गई थी। ये चाही की डॉल है, और डॉल एक ऐसी चीज होती है, अगर हम रियल पर्सन की मेमोरीज उस डॉल के अंदर बैठा देंगे तो डॉल को लगेगा कि मैं ही एक रियल पर्सन हूँ, मैं ही वो पर्सन हूँ जो मारी जा चुकी है। इसके लिए वो एकदम चाही की जैसे एक्टिंग कर रही होती है, पर एक कोड बोलने की वजह से उसकी सारी मेमोरी निकल गई होती है, जिसकी वजह से वो रीसेट हो जाती है और वो ली सेंग के ऊपर अटैक कर रही होती है। और इसके बाद चोई के बंदे भी आ जाते हैं जो कि ली सेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ली सेंग बेहोश हो जाता है और चोई बोलता है कि मुझे लगा था जिसने लुई को मारा है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। उसी टाइम पे एक बिल्ली आ जाती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर होती है। वो बोलती है तुम लोग गलत हो, वो अभी जिंदा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी एकदम से ही ली सेंग जाग जाता है और इन सबको एक एक कर मारने लगता है। तभी चोई का एक बंदा ली सेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसके सामने एकदम से ही चाही की डॉल आ जाती है क्योंकि उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत चाही की मेमोरी होती है, और वो गोली उसके ऊपर लग जाती है जिससे कि वो डॉल मर जाती है। इसके बाद ली सेंग के बंदे भी यहाँ पे आ चुके होते हैं, जिस पे कैट बोलती है जल्दी चोई को पकड़ो क्योंकि वो भाग रहा है। और हम देखते हैं कि चोई भाग चुका है, वो एक पानी के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद हमें एक जो लड़की दिखाई गई थी जो पानी के अंदर देख सकती थी, वो पानी के अंदर देखती है। उसको पता चलता है कि चोई दूसरी जगह से बाहर निकला है, जहाँ पे ली सेंग तुरंत ही पहुंच जाता है और वो चोई को वहीं पे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोई की बॉडी पुलिस वालों को मिल गई होती है और उनने चोई की बॉडी को निकाल लिया होता है। और इसके बाद हमें थोड़ा टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक रिपर यानी कि ली सेंग अपने घर में खाना बना रहा होता है। वो फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसी टाइम पे उसके घर पे गिरी हारा आ जाती है अपने स्पेक्टर्स के साथ, और वो ली सेंग से पूछती है क्या तुमने इस लड़की को कभी भी देखा है, जहाँ पे ली सेंग मुकर जाता है। वो बोलता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं तो अभी यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं है। जिसके बाद गिरिहारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक साइंटिस्ट थारा एक गेट के अंदर जा रहा होता है, और ये गेट पहली होता है जो धरती में खुला होता है। इसकी रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी इंसान इसके आसपास आ रहा होता है वो मर जाता है। इसीलिए थारा साइंटिस्ट अपनी टीम को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। जिस चीज़ की वजह से वो थारा भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और अपने घुटनों के पर बैठ जाता है, जहाँ पे उसको एक फूल दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है और वो उसी फूल की तरफ घूर रहा होता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पे ली सेंग एक शॉप पे आता है और वो अपने साथी से मिलता है जो कि उसको एक सिगरेट पकड़ाती है और सिगरेट के साथ एक वॉच भी उसको देती है। जिसके बाद ली सेंग अपने वर्क के लिए अपने जॉब सेंटर में जाता है, जहाँ पे उसका सीनियर उसको बोलता है तुम इस पार्सल को थारा साइंटिस्ट के यहाँ पे डिलीवरी करके आ जाओ। ली सेंग ऐसा ही करता है, उनके घर पे जाकर देखता है कि वो साइंटिस्ट वहीं पे बैठे होते हैं। वो अपने पार्सल को उससे ले लेते हैं और ली सेंग ने चालाकी करते हुए अपनी वॉच उस पार्सल में रख के उस साइंटिस्ट को दे दी होती है, और वो उस साइंटिस्ट के घर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहा होता है, यानी कि ऑब्जर्व कर रहा होता है। थारा साइंटिस्ट बोलता है अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। ली सेंग वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दो नए बंदों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का हेयर कलर गोल्ड होता है, दूसरे का ब्लैक होता है। इसीलिए मैं पूरी एनिमे के अंदर इनको गोल्ड और ब्लैक कर ही बुलाऊंगा। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है ये लोग थारा साइंटिस्ट से ही मिलने के लिए आए होते हैं और थारा साइंटिस्ट का ही वेट कर रहे होते हैं। उतने में ही ब्लैक बंदा बोलता है अगर थारा साइंटिस्ट हमारे डील के लिए नहीं मानता है तो हम लोग किसी भी सीमा तक पहुंच जाएंगे, यानी कि वो मारपीट की बात कर रहा होता है। पर गोल्ड वाला उसकी बात में सहमत ना होते हुए बोलता है नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं, हम उससे अच्छे से हम्बल तरीके से बात करके अपनी बात को निकलवाएंगे और अपनी डील को कबूल करवाएंगे। इनकी बातों के बीच में ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माय होता है, जो कि अपने स्कूल के बैकयार्ड में आग लगा रही होती है। हमें बताया जाता है कि ये जो लड़की है ये थारा साइंटिस्ट की ही बेटी है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं।